हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में बहुत सारे सर्किट के बारे में पढ़ रहे थे और अल्टीमेटली हम लोग एंड पे पहुंच चुके हैं। और हमारा आज का टॉपिक है LCR सर्किट। L, R और C तीनों को मिक्स करके। चलिए तो हेडिंग लगाते हैं LCR सर्किट। LCR सर्किट ये क्या होता है भाई? LCR सर्किट नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा सर्किट जिसमें रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों हो। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों हो, वैसे सर्किट को हम बोलते हैं LCR सर्किट। देखते हैं क्या होता है, क्या देखते हैं इसका इक्वेशन। देखिए तो सबसे पहले आपको बता दें, इसका डायग्राम बड़ा सिंपल होगा। आपको एक क्या बनाना है, सिंपली रूप से थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, आपको क्लियरली दिखे। पहले जो है हम यहाँ पे एक इंडक्टर लेंगे, उसके बाद एक रजिस्टर लेंगे या कैपेसिटर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, L। उसके बाद हमारा हो गया C और उसके बाद हो गया हमारा R। LCR सर्किट। रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों का मिक्सचर। देखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सीरीज LR सर्किट बोलते हैं इसको, तीनों सीरीज में है। यहाँ से कोई करंट गया होगा, कितना करंट गया होगा तो मान लीजिए I0 साइन ओमेगा टी, एक करंट गया होगा। यही करंट तीनों से जाएगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। हमें क्या करना है, हमेशा की तरह वोल्टेज का इक्वेशन लिखना है तीनों के लिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वोल्टेज के इक्वेशन, लिखेंगे किसके लिए, वोल्टेज के इक्वेशन लिखेंगे L सर्किट के लिए। वोल्टेज का इक्वेशन लिखना होगा हमें C सर्किट के लिए और वोल्टेज का इक्वेशन लिखना होगा हमें R सर्किट के लिए। ठीक है, चलिए हम तीनों के लिए वोल्टेज का इक्वेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे भाई, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि L सर्किट, R सर्किट और C सर्किट में वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस कितना होता है, वोल्टेज आगे होता है कि करंट आगे होता है। तो थोड़ा सा हम आपको रिकॉल करवा देना चाहेंगे कि ये हमारा इंडक्टिव सर्किट था, प्योर इंडक्टिव, ये कैपेसिटिव और ये हमारा था क्या, थोड़ा सा आवाज़ फंस रहा है पता नहीं क्यों मे भी रात का टाइम है इस वजह से। अच्छा देखिए तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस जो है ये R है और ये हमारा L है, ये C सर्किट है। हम आपसे पूछें कि इसमें करंट और वोल्टेज का फेज सेम रहता है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, अब V बराबर होता है V0 साइन ओमेगा टी, पता होगा। L वाले सर्किट में क्या होता है, L वाले सर्किट में आपको V बराबर होता है V0 साइन ओमेगा टी और I का क्या होता है I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसमें V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज से आगे होता है करंट, करंट लीड करता है प्लस पाई बाई टू। और अगर हम इंडक्टिव सर्किट में बात करें तो वोल्टेज कम होता है। वोल्टेज जो है क्या है भाई, इसमें वोल्टेज साइन ओमेगा टी है ना, हाँ, करंट माइनस पाई बाई टू पीछे है, यानी कि इसमें वोल्टेज लीड कर रहा है। करंट के इक्वेशन में माइनस पाई बाई टू है और यहाँ पे ओमेगा टी है, इसमें ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा है, यहाँ पे करंट लीड कर रहा है और यहाँ सेम फेज में होते हैं, ये पता होना चाहिए। अब आते हैं आगे, तो हम क्या करेंगे, VL के जगह पे क्या लिखेंगे, VL के जगह पे लिखेंगे V0 साइन ओमेगा टी। पहले सब में लिख देते हैं V0 साइन ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा टी। प्लस माइनस लगाना है नहीं लगाना है देख लेंगे। ये V0 किसके लिए लिखे हैं, L सर्किट के लिए। ये V0 किस सर्किट के लिए, C सर्किट के लिए। और यह V0 जो है हमारा R सर्किट के लिए। अब आते हैं कि L सर्किट में देखिए, L सर्किट में क्या होता है ना, वोल्टेज और करंट के बीच में पाई बाई टू का डिफरेंस होता है
और ज़्यादा कौन रहना चाहिए, वोल्टेज ज़्यादा होता है π/2 और करेंट π/2 पीछे होता है। करेंट देखिए ω t माइनस π/2, यानी वोल्टेज से π/2 पीछे है, करेंट पीछे होना चाहिए, अब वोल्टेज π/2 आगे होना चाहिए। अब वही वाला हमें यहाँ दिखाना है। तो करेंट तो ω t जा रहा है तीनों में, तो यहाँ का वोल्टेज क्या होना चाहिए, वोल्टेज जो होना चाहिए, याद करिए ये वाला सर्किट, इसमें वोल्टेज होना चाहिए π/2 ज़्यादा, करेंट π/2 कम, वोल्टेज π/2 ज़्यादा। तो ज़्यादा के लिए हम यहाँ पे प्लस π/2 कर देंगे। अब देखिए करेंट ω/t, वोल्टेज प्लस π/2, तो दोनों बात एक ही हैं यहाँ पे और ये बात एक ही हैं। यदि करेंट जो है, करेंट इतना है तो वोल्टेज इतना रहेगा, डिफरेंस देख सकते हैं, वही वाला हिसाब यहाँ है। इतना तो अब समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं कैपेसिटिव सर्किट में। कैपेसिटिव सर्किट में V0 sin ω/t लिख लिए। कैपेसिटिव सर्किट में यहाँ पे करंट लीड करता है वोल्टेज से, π/2 ज़्यादा होता है, करंट π/2 ज़्यादा होता है, अब वोल्टेज π/2 कम होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, करंट ω/t है तो इसको ज़्यादा करना है तो वोल्टेज को कम करना पड़ेगा π/2, तो यहाँ पे हम माइनस π/2 लगा देंगे। अब देखिए मिला के इस दोनों इक्वेशन में यहाँ साइन ω/t है, यहाँ ω/t माइनस π/2 है, मतलब वोल्टेज ऑटोमेटिक कम हो गया π/2 और यहाँ पे करंट π/2 ज़्यादा हो गया। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, इसमें जीरो। क्यों? क्योंकि रजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस जीरो होता है, सेम फेज में होते हैं, तो यहाँ पे यही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक फेजर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, देखिए 1 मिनट, हमें यहाँ पे पहले एक बाउंड्री बना लेने दीजिए। इसके नीचे में भी बोर्ड इसके नीचे नहीं दिखता है। ठीक है, ये हमारा बाउंड्री है, बोर्ड और नीचे तक है लेकिन इसके नीचे विजिबल नहीं है, फ्रेम में नहीं आ रहा है। 1 मिनट चेक कर लेने दीजिए। हाँ ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे भाई फेजर डायग्राम? तो देखिए सबसे पहले हमें करंट दिखाना होगा। ये देखिए भाई, ये हमारा क्या है, एक करंट है, तो हम दिखा दिए करंट है। ठीक है, करंट दिखा लिए, करंट के लिए एक बना लिए। सबसे पहले करंट निकालते हैं तो करंट दिखा लिए। उसके बाद एल, सी और ए तीनों दिखाना होगा। वैसे आपको पता है कि इंडक्टिव सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है उसको एक्सएल कहते हैं, कैपेसिटिव सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है उसको एक्ससी कहते हैं, और जो हमारा इसका रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ही कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब देखिए हमें क्या करना है, हम तो फेजर डायग्राम बनाएंगे पहले वोल्टेज के लिए, तीनों के वोल्टेज के लिए। तो पहले हम बनाते हैं एल के लिए। ठीक है, कि ये करंट है। पहले देखिए करंट के फेज में कौन रहता है, करंट के फेज में रहता है कौन, करंट के फेज में रहता है रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में। तो हम बोलेंगे कि देखो भाई 3 तरह के वोल्टेज है, तीनों में ये जो VR जो है ना, VR ये किसके फेज में रहेगा, करंट के फेज में। तो इसको हम लिखेंगे V0R। ठीक है, V0R। ठीक है, हम एक्चुअली में पीक वैल्यू दिखाते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब बात करते हैं किसका, किसी का भी ले लेते हैं, VL का बात करिए। तो VL का अगर बात करेंगे तो देखिए VL के बात करेंगे तो क्या है, VL क्या है, करंट ω/t है और यहाँ पे VL sin ω/t प्लस π/2 है, यानी कि VL जो है करंट से π/2 आगे है इस सिचुएशन में। तो यहाँ पे करंट से π/2 आगे है, यानी कि ऐसे बना लेंगे। ठीक है, π/2 आगे, और इसको बोलेंगे V0L। ये थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। देखो भाई V0L जो है, कहने का मतलब ए वाला भाई VL भी लिखोगे काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो वोल्टेज मतलब कि इंडक्टिव सर्किट का जो वोल्टेज है वो करंट के फेज से π/2 ज़्यादा है, तो करंट का फेज ये है, इससे π/2 आगे चला गया। उसके बाद बात रहा कैपेसिटिव सर्किट में। तो कैपेसिटिव सर्किट का वोल्टेज जो है ω/t माइनस π/2 है, मतलब करंट के फेज से π/2 कम। तो इसका हो जाएगा ऐसे ऐसे, और इसको हम इस वाले को क्या बोलेंगे, V0C। ऐसा ये हो गया हमारा फेजर डायग्राम। भाई कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये फेजर डायग्राम हम बना लिए। अब फेजर डायग्राम बनाने के बाद आपको आइडिया होना चाहिए कि अब यहाँ पे हमें 3 कंडीशन देखने को मिलता है।
कौन सा कंडीशन? देखिए अब यहाँ पे हमें 3 केस बनता है, केस 1, केस 2, केस 3, और उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला देखिए केस फर्स्ट क्या बनता है। केस फर्स्ट देखो भाई, इतना समझ में आया होगा क्यों नीचे बना क्यों ऊपर बना, ठीक है। वोल्टेज मतलब कि जो हमारा V0R होता है या जो VR होता है, VR मतलब जो वोल्टेज मतलब कि रजिस्टिव सर्किट का वोल्टेज करंट के फेज में होता है, तो हमने उसी के लाइन में बनाया है। और इंडक्टिव सर्किट का जो वोल्टेज यहाँ पे हमें दिख रहा है, VL जो दिख रहा है, वो करंट के फेज से π/2 प्लस में दिख रहा है, इसलिए करंट के फेज से π/2 आगे बनाया है। और हमारा जो कैपेसिटिव सर्किट का वोल्टेज दिख रहा है ω-t - π/2 दिख रहा है, यानी कि करंट का फेज है sin ω-t और यहाँ वोल्टेज का फेज है sin ω-t - π/2, यानी कि ω-t से π/2 पीछे, तो नीचे बन गया है। अब यहाँ पे केस 1 क्या होता है, इन दोनों जो है वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। फेजर डायग्राम में ये रोटेटिंग वेक्टर होता है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि केस फर्स्ट ये बन सकता है कि यदि, सुनना देखो, केस फर्स्ट क्या बन सकता है, इसका फेजर डायग्राम ऐसे बनाना, इसका एक और बनता है, ये वोल्टेज का फेजर डायग्राम है। यदि हम इसमें सबका रजिस्टेंस दिखा दें तो हमारा इधर का जो रजिस्टेंस हो जाएगा, मतलब कि ये रजिस्टिव सर्किट का वोल्टेज है, तो रजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस R होता है। ऊपर हमारा इंडक्टिव सर्किट का वोल्टेज है, तो इंडक्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस XL हो जाता है। और नीचे हमारा कैपेसिटिव सर्किट का वोल्टेज है, तो कैपेसिटिव सर्किट में हमारा क्या हो जाएगा XC हो जाएगा। तो दो फेजर डायग्राम, ये वोल्टेज का फेजर डायग्राम और ये रेजिस्टेंस का फेजर डायग्राम, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। अब इसमें 3 केस बनता है। केस फर्स्ट क्या होता है, सुनिए कि मान लेते हैं कि V0L, सुनना, V0L बड़ा हो जाए किससे, V0C से। एक केस ये बन सकता है, मतलब बोल सकते हैं कि XL बड़ा हो जाए XC से, ऐसा केस 1। एक केस ऐसा ट्रीट करते हैं, मतलब 3 केस बना के इसको हमें इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला कि ऊपर वाला वेक्टर बड़ा हो जाए नीचे वाले वेक्टर से, यानी कि इंडक्टिव वोल्टेज जो है, जो वोल्टेज इंडक्टर को मिल रहा है वो ज़्यादा हो जाए जो वोल्टेज कैपेसिटर को मिल रहा है उससे, ऐसे सर्किट में, मतलब इसका वोल्टेज ज़्यादा हो जाए इससे, एक केस वो होगा। दूसरा केस 2 क्या होगा कि V0C जो है वो ज़्यादा हो जाए किससे, V0C ज़्यादा हो जाए V0L से, यानी कि जो हमारा कैपेसिटिव वोल्टेज है, जो वोल्टेज कैपेसिटर को मिल रहा है, ठीक है, हाँ, वो ज़्यादा हो जाए किससे, इंडक्टर के वोल्टेज से। और तीसरा तो एक अलग टॉपिक ही लेके आता है, रेजोनेंस, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ नहीं लिखे हैं भाई, XC ग्रेटर देन XL। चलो तीसरा, केस थर्ड V0C बराबर V0L, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं XC बराबर XL। ये सिचुएशन, 3 सिचुएशन के बारे में पढ़ना है। तीसरा एक स्पेशल सिचुएशन है और यह सिचुएशन को बोलते हैं रेजोनेंस सिचुएशन। यही वाले सिचुएशन में हमें LCR सर्किट में रेजोनेंस देखने के लिए मिलता है। रेजोनेंस एक अलग से टॉपिक है, उसका वीडियो बनाएंगे बाद में, लेकिन पहले तो आज का टॉपिक ये है, ठीक है। चलिए, तो तीनों के बारी बारी से पढ़ना है हमें, ठीक है, तीनों को बारी बारी से पढ़ना है। तो सबसे पहले ये वाला डायग्राम को इरेज कर देते हैं, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। और ये डायग्राम को हम इरेज कर रहे हैं, ये वाले को। बढ़िया से नोट्स बना लेना है। अगर देखो भाई पीछे का समझ में आया होगा थोड़ा बहुत भी, तो ये सब ज़्यादा टफ नहीं लग रहा होगा, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, सब में नेट वोल्टेज निकालते थे, तो यहाँ पे भी वही काम होगा, नेट वोल्टेज निकलेगा। देखो अब हमें क्या निकालना है, हम पहले केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट क्या है मेरा, केस फर्स्ट ये है कि इफ V0L ग्रेटर देन V0C, V0L ग्रेटर देन V0C, यह केस फर्स्ट है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि XL जीटा L
या एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी। इस वाले केस में हमें क्या समझ में आता है? तो देखो भाई सिंपल सा बात है, यदि ऊपर वाला बड़ा हो जाए नीचे वाला छोटा हो जाए, अरे पढ़े हो ना कि ऊपर अगर 10 न्यूटन और नीचे से फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन, तो नेट फोर्स किधर लगेगा? नेट फोर्स ऊपर लगेगा। कितना न्यूटन का? 10 - 2 न्यूटन का, यानी 8 न्यूटन का। ऊपर से खींचे 10 से, नीचे खींचे 2 से, तो खिंचाएगा कहाँ? ऊपर। कितना न्यूटन से? 8 न्यूटन से। तो वही बात यहाँ लगाना है भाई, यही वाला बात यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। क्या करना है? ऊपर वाला है V नॉट एल, नीचे वाला V नॉट सी, अब बड़ा है V नॉट एल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? दोनों एरो को एक एरो में बदल देंगे और इसका नेट क्वांटिटी ऊपर जाएगा और इस नेट क्वांटिटी का नाम हो जाएगा V नॉट एल माइनस V नॉट सी। ठीक है, और एक इधर था, ये तो मेरा करंट का फेज था, करंट का। ठीक है, और करंट के फेज में मेरा कौन है? एक और वोल्टेज वाला V नॉट आर, यानी कि ये दोनों को मिला के एक नेट ऊपर की तरफ बना दिए, ए लिख दिए। चलो ये हो गया। अब आपको पता है कि, सुनिएगा ध्यान से, कि अब दो दो मिल गया, अभी दोनों को ऐड करना है, तो इसका रिजल्टेंट बीच से आएगा, और जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम V नॉट कहते हैं। ऐसा तो आप पीछे करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे V नॉट निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें V नॉट निकालना होगा, तब V नॉट कैसे निकालते हैं? तो √a² + b²। तो इसमें a के जगह पे कौन है? E, और b के जगह पे E है, तो दोनों के स्क्वायर करके जोड़ना है, यानी कि V नॉट एल माइनस V नॉट सी, इसका हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, अब देखिए ज़्यादा कैलकुलेशन टफ नहीं है, ध्यान से बस सुनो भाई बात। ठीक है, a² प्लस V नॉट आर का स्क्वायर। ठीक है, a² प्लस b²। 2ab cos थीटा काहे नहीं लिखे? 90 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल, तो cos 90 0 हो जाएगा। दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो तो a² b² करते हैं। आगे V नॉट = √। देखो भाई यहाँ पे अगर बात बताओ, थोड़ा सा भी अगर दिमाग हो तो यहाँ पे दिमाग लगाओ क्या, कि V नॉट को क्या लिख सकते हैं? V का फॉर्मूला IR पढ़े हो ना, वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो V नॉट को लिख सकते हैं I नॉट इंटू रेजिस्टेंस। क्या होता है? एल सर्किट के रेजिस्टेंस को क्या एक्सएल कहते हैं? एल सर्किट में, यानी कि इंडक्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस जैसा जो टर्म होता है उसको एक्सएल कहते हैं। और ये हो गया, और माइनस, एक सेकेंड, हाँ, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? V नॉट सी, तो V बराबर IR, तो I नॉट इंटू रजिस्टेंस जैसा टर्म कौन होता है कैपेसिटिव सर्किट में? XC, और इसका क्या करना है? स्क्वायर, अब प्लस V नॉट R, तो V बराबर IR, I नॉट इंटू रजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस खुद ए होता है ए। चलिए अब हम आपको बोलेंगे सिंपली जो है यहाँ पे I नॉट कॉमन ले लेंगे। I नॉट, सुनिए ध्यान से, ये स्क्वायर है तो I नॉट कॉमन ले लेंगे, तो I नॉट 2 बार कॉमन होगा। सुनिएगा ध्यान से भाई, I नॉट कॉमन होगा ना, इधर देखो भाई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं I नॉट इंटू एक्सएल, तो I नॉट स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, I नॉट का स्क्वायर। कैसे कॉमन हो जाएगा? देखो ध्यान से देखना, ये I नॉट इंटू एक्सएल माइनस I नॉट इंटू XC, तो यहाँ से I नॉट कॉमन होगा, लेकिन ऐसा स्क्वायर है तो एक बार और I नॉट कॉमन होगा, तो I नॉट I स्क्वायर हो जाएगा। I स्क्वायर इधर, I स्क्वायर इधर, तो I स्क्वायर दोनों में से हम कॉमन ले लिए। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना कॉमन लेने के लिए। ठीक है भाई, दोनों में I नॉट स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अब इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, I नॉट स्क्वायर क्या बचेगा? XL, क्या बचेगा? XC। ठीक है, प्लस यहाँ पे तो I नॉट कॉमन ही हो गया, I नॉट स्क्वायर, क्या बचेगा? R स्क्वायर। ठीक है, गुना करेंगे वापस ऊपर वाला पाएंगे, सिंपल सी बात बता रहे हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बातें है कि हमने I नॉट कॉमन लिया, फिर इसका स्क्वायर था तो I नॉट का स्क्वायर इधर भी, I नॉट का स्क्वायर इधर भी, तो I नॉट का स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिए, तो यहाँ ए बचा, यहाँ ए बचा। अब यहाँ पे I नॉट बाहर निकलेगा, तो I नॉट स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो I नॉट, अब बचा हुआ टर्म दिखेगा XL माइनस XC प्लस R स्क्वायर। हाँ अब दिखा, ए वाला टर्म जो है यही रेजिस्टेंस जैसा टर्म है। देखो भाई, ए वाला जो टर्म हमें दिख रहा है
सुनिएगा ध्यान से, ये वाला जो टर्म दिख रहा है, ये वाला, यही क्या रेजिस्टेंस जैसा दिख रहा है, यही रेजिस्टेंस है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इधर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं V नॉट बराबर I नॉट इंटू जेड, I नॉट इंटू जेड। और इस सर्किट में, अरे इसी को तो इम्पीडेंस बोलते हैं। कोई भी एसी सर्किट हो, उसका जो रेजिस्टेंस आता है उसी को इम्पीडेंस कहते हैं। तो यह LCR सर्किट में यदि ऐसा कंडीशन दिखाई दे, अगर LCR सर्किट में ऊपर वाला मतलब कि V नॉट L ज़्यादा हो V नॉट C से, तो इस सिचुएशन का इम्पीडेंस इतना आता है। ठीक है, कितना आता है? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सिचुएशन में इम्पीडेंस कितना आ रहा है, जेड का वैल्यू आ रहा है अंडर रूट XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो आ गया। आप चाहो तो XL और XC का वैल्यू भर सकते हैं, हम लिख देते हैं XL का वैल्यू पढ़े थे क्या, ओमेगा L, और XC का वैल्यू क्या पढ़े थे, 1/ओमेगा C। ठीक है, ये वैल्यू, तो यहाँ पे चाहे तो ये वैल्यू भी भर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन ज़रूरत पड़ेगा तो भर सकते हैं, नहीं तो ये वाला वैल्यू छोड़ दीजिए, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, हाँ, अब बात रहा कि यहाँ पे थोड़ा सा फेजर डायग्राम इसका तो बना लिए थे, देखिएगा ध्यान से। चलिए अब इस सिचुएशन का थोड़ा सा हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। ये तो बना लिए थे, देखिए ये सब तो मेन सिचुएशन था। इसके बाद 3 केस बना, उसमें से पहला केस हम जो बना उसका फेजर डायग्राम ये बना, ये वोल्टेज का फेजर डायग्राम। अच्छा, अगर रेजिस्टेंस का फेजर डायग्राम देखें तो रेजिस्टेंस का फेजर डायग्राम देखने के बाद आपको क्या पता चलेगा, देखिएगा ध्यान से। यानी कि एक्सेल बड़ा हो गया एक्सिस से, एक्सेल बड़ा एक्सिस से, तो नेट क्वांटिटी ऊपर की तरफ जाएगा और इसको एक्सेल माइनस एक्सी कहेंगे, और ये क्या था आर। ठीक है, एक्सेल माइनस एक्सी आर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट बीच से, इसी को तो हम लोग जेड बोल रहे हैं, और उसी का तो आंसर यहाँ पे इतना आया है। इन दोनों को भी करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और ये कितना एंगल पे है भाई, तो ये वाले एंगल को हम बोलते हैं फाई। यहाँ पे आपको निकालना हो टेन फाई, तो टेन फाई निकालना हो तो परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि एक्सेल माइनस एक्सी बाई क्या लिख सकते हैं आर। अगर कोई पूछे कि यहाँ पे पावर फैक्टर बताओ, पावर फैक्टर हमेशा एक ही फॉर्मूला होता है। पावर फैक्टर जनरली आपको हम सिखाए थे कि कॉस फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर। तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, ये हाइपोटेनस, तो बेस बाय हाइपोटेनस आर बाई जेड ऑलवेज। पावर फैक्टर इज आर बाई जेड ऑलवेज। ठीक है, वैसे यहाँ पे इसका कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता दिए, पढ़े हैं तो कि थोड़ा सा समझ में आए, आर बाई जेड। और यहाँ से कुछ निकाला जा सकता है क्या, नहीं, इनफ है। ठीक है, इसमें और कुछ ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम बात करते हैं अब केस 2 के ऊपर। ठीक है, हमारा केस 1 हो गया, केस 2 ये वाला डायग्राम बने रहने देंगे। अब बात करेंगे केस 2 के ऊपर, इसको उतार लीजिए, मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं केस 2 में। केस 2 क्या है भाई, केस 2 तो ऊपर वाला क्वांटिटी को बड़ा ले लिए, नीचे वाले को छोटा, इस बार इसको बड़ा इसको छोटा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लेते हैं केस 2 कि इफ वी नॉट सी ग्रेटर देन वी नॉट एल, या देखिए कभी डायग्राम आपका जब भी देता है किताब वगैरह में, वो VC या VL लिखता है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो एक्चुअली पीक वैल्यू ही मेंशन किया हुआ रहता है। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं
क्या कर क्या सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि इस सिचुएशन में XC बड़ा होगा XL से। चलिए, तो जब ऐसा सिचुएशन होगा तो बताइए, जब नीचे वाला क्वांटिटी बड़ा ऊपर छोटा तो नेट क्वांटिटी इस बार नीचे बार आएगा, नीचे की तरफ आएगा ऐसे, और इसको क्या बोलेंगे, V0C माइनस V0L ये आएगा। और ए तो हमारा करंट का फेज था, और यही करंट वाले फेज में कौन है, यहाँ पे ए वाला V0R है, ये तो इधर रहेगा भाई, ठीक है। इसको कोई मतलब नहीं है, तुम ज़्यादा कम होते रहो, ये अपना यही फेज में मेंटेन है। तो इसका जो नेट V0 होगा वो कहीं इधर से होगा, कितना एंगल पे होगा, फाई एंगल पे होगा। पिछला वाला डायग्राम में अगर फाई ना बनाए होंगे तो बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ, वैसे बनाए थे। अब यहाँ पे निकालते हैं नेट V0 नेट निकाल रहे हैं। एक्चुअली में V0 कहने का मतलब ये नेट V0 कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, V0C माइनस V0L, V0C माइनस V0L का स्क्वायर प्लस V0R का स्क्वायर। आपको पता है कि क्या करना है, आगे वैल्यू भरना है। तो वैल्यू भरना है तो वैल्यू कैसे भराएगा, तो V बराबर आई आर, वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो V0 बराबर आई नॉट इंटू अब रेजिस्टेंस, तो कैपेसिटिव सर्किट में रेजिस्टेंस XC होता है, माइनस यहाँ पे वोल्टेज बराबर IR, तो आई नॉट इंटू इंडक्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस XL होता है, और इसका करना है स्क्वायर प्लस V बराबर IR, तो आई नॉट इंटू आर का स्क्वायर, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, V0 बराबर आई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, इधर आई स्क्वायर, इन दोनों में से आई स्क्वायर कॉमन, तो आई स्क्वायर यहाँ पे हम ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा XC माइनस XL और प्लस आई स्क्वायर कॉमन, तो आर स्क्वायर बचा, तो V0 इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाहर, तो आई नॉट और रूट के अंदर क्या बचा XC माइनस XL, और यह सर्किट का हो गया इम्पीडेंस, यही हो गया हमारा इम्पीडेंस, ठीक है। यही तो यहाँ पे हम बोलेंगे, यहाँ पे इम्पीडेंस कितना हो गया, लिख लीजिएगा। वैसे हम लिखें V0 बराबर आई नॉट इंटू जेड, ठीक है। और इस सिचुएशन में जेड का जो वैल्यू है, अरे लाइक रेजिस्टेंस हो गया ये वाला, लाइक रेजिस्टेंस V बराबर आई आर, ये पूरा रेजिस्टेंस जैसा, जो टर्म रेजिस्टेंस जैसा होता है किसी भी सर्किट में, एसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करता है जो क्वांटिटी, उसको इम्पीडेंस कहते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जेड बराबर हमें दिख रहा है अंडर रूट XC माइनस XL प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक तो है। अब इसका हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अब बनाते हैं डायग्राम, फेजर डायग्राम रेजिस्टेंस वाला। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये तो हमारा आर रहेगा इधर, क्या हुआ ऊपर नीचे में, नीचे वाला बड़ा हो गया तो नेट क्वांटिटी नीचे, और नीचे हो जाएगा XC माइनस XL, क्योंकि बड़ा XC है, इसका नेट जो निकलेगा रेजिस्टेंस इधर से निकलेगा, और इसको जेड बोल रहे हैं, फाई एंगल पे निकलेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan फाई cos फाई, जो पूछे लिख सकते हैं, tan फाई बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर XC माइनस XL बाई बेस कितना हो जाएगा R, परपेंडिकुलर बाई बेस लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, बिना कोई दिक्कत के लिख सकते हैं। हमारा दो केस कंप्लीट, ठीक है, केस 1 और केस 2 हमारा हो गया कंप्लीट। इसमें और कुछ लिखा जा सकता है क्या, आप लिख सकते हैं कि यह इम्पीडेंस है, ये तो कितना बार लिखिएगा, ठीक है, एक ही चीज़ को। चलो यहाँ पे हो गया हमारा केस 1 और केस 2 कंप्लीट। अब बात, कितना देर का वीडियो बन गया, अभी तो बना है 29 मिनट का। केस 3 पे आते हैं।
अरे भाई मिटा दिए नीचे का, ठीक है कोई दिक्कत ना है। केस 3, केस 3 में क्या हमें देखना है, केस 3 में क्या है कि वी नॉट सी इक्वल हो जाए वी नॉट आर के, ठीक है, वी नॉट सी इक्वल हो जाए वी नॉट आर के, और बोल सकते हैं एक्स सी बराबर हो जाए किससे, एक्स आर के, एक्स सी बराबर हो जाए एक्स, अरे भाई एक्स एल ना, हाँ एक्चुअली में डायग्राम कैसा था, तो डायग्राम देख सकते हैं ऐसा था, ये हमारा करंट था, इधर ही हमारा था वी नॉट आर, और इधर था हमारा वी नॉट एल, और इधर था हमारा वी नॉट सी। ये तो वोल्टेज का फेजर डायग्राम था, अगर रेजिस्टेंस का बनाए तो ऊपर एक्सेल नीचे ये सब था, इतना तो पता था। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा हमें जो भी इक्वेशन आया हम उसको देखते हैं। अभी मेरे पास क्या फॉर्मूला आया, देखिए फॉर्मूला क्या आया अभी मेरे पास, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। मेरे पास अभी एक फॉर्मूला आया था, इस सिचुएशन को समझने के लिए हम बोलेंगे कि अभी अभी हमने एक फॉर्मूला प्रूफ किया। कौन सा फॉर्मूला, तो नेट वी नॉट का फॉर्मूला। पहले इसका फेजर डायग्राम देखिए, देखो भाई एक सेकेंड, ऐसा सिचुएशन हो जाए तो ऊपर और नीचे का टर्म बराबर हो जाए, ऊपर 10 न्यूटन नीचे 10 न्यूटन, तो 10 और 10 कैंसिल कर देगा, मतलब ऊपर वाला नीचे वाला कैंसिल, तो इस सिचुएशन में क्या बचेगा, ऊपर और नीचे का कोई टर्म ही नहीं बचेगा, ऊपर और नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यही वाला चीज़ हम यहाँ दिखाएंगे कि देखो जब बराबर हो जाता है तो ऊपर और नीचे का कोई टर्म नहीं बचता है, तो इस सिचुएशन में जिधर करेंट है उधर ही बस एक बचेगा, और कौन बचेगा, वी नॉट आर, क्योंकि ऊपर और नीचे वाला तो कैंसिल ही हो गया है, ऊपर और नीचे का जो टर्म था वो आपस में कैंसिल आउट हो गया है, वी नॉट एल और वी नॉट सी ये कैंसिल आउट बराबर होने की वजह से, तो बस हमें ए वाला बचता है, ठीक है, ए वाला बचता है। तो यानी कि इसमें फेजर डायग्राम बस हम इतना बनाएंगे, इसको ना भी बनाएंगे तो काम चलेगा। और रेजिस्टेंस का जहाँ तक सवाल है तो यहाँ पे हम वही बात कर लेंगे कि ऊपर और नीचे जो हमारा था एक्सएल और एक्स सी जो कैंसिल हो गया, तो बस एक ही बचेगा, करंट के डायरेक्शन में बस एक ही बचेगा, जो पहले से था वो कौन था, आर, ठीक है, इसको ना भी बनाएं तो चलेगा, ठीक है, यानी कि नेट रेजिस्टेंस बस आर बचेगा भाई, हो गया, इसमें है क्या। चलिए थोड़ा सा फॉर्मूला से समझते हैं, फॉर्मूला से समझते हैं। तो अभी अभी हमने निकाला फॉर्मूला, एक निकाला था वी बराबर वी नॉट बराबर क्या निकाला था, वी नॉट बराबर फॉर्मूला निकाला था आई नॉट इंटू अलग अलग केस में फॉर्मूला निकाला था ना, कोई फॉर्मूला लिखते हैं, एक्सएल माइनस एक्स सी, कोई फॉर्मूला लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सएल माइनस एक्स सी, आपका मन है एक्स सी माइनस एक्सएल वाला लिखने का वो भी लिख लीजिए, प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया था, हम बोलेंगे कि ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा। तो इस सिचुएशन में वी नॉट कितना आएगा, इस वाले सिचुएशन में, तो इस वाले सिचुएशन में वी नॉट कितना आएगा, तो वी नॉट बराबर आई नॉट इंटू, ये दोनों सेम है तो एक्सएल माइनस एक्स सी कितना हो जाएगा, जीरो, एक्सएल और एक्स सी बराबर है भाई, तो बराबर बराबर घटेगा तो जीरो, प्लस आर स्क्वायर, तो वी नॉट बराबर आई नॉट, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो आर, ऐसे लिख लेंगे, हो गया, इस सिचुएशन का वी नॉट निकल गया। अब बोलिएगा कि इम्पीडेंस बताइए इस सिचुएशन का, तो भाई इस सिचुएशन में ऊपर और नीचे वाला रेजिस्टेंस तो खत्म ही हो गया, एक ही बच रहा है रेजिस्टेंस, यही इम्पीडेंस हो गया। नहीं विश्वास है तो ऐसे देख लीजिए ना भाई, इस सिचुएशन का पहले इम्पीडेंस का फॉर्मूला लगाइए, कोई सा भी, जो कोई सा भी, जैसे कि इस केस में जो हमने दो फार्मूला पढ़ा वो लगाते हैं, तो जेड, इसी को तो जेड बोलते हैं, तो एक्सएल माइनस एक्स सी इंटू आर स्क्वायर, इसी को तो इम्पीडेंस कहते हैं, प्लस आर स्क्वायर। अब एक्सएल और एक्स सी बराबर है, तो बराबर है तो सेम माइनस सेम जीरो, प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ पे जेड के जगह क्या हो गया, आर, यानी कि इस सिचुएशन में इम्पीडेंस आर के बराबर है। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, अब बोलिएगा कि नहीं tan फाइव ही बताइए इसमें, तो भाई tan फाइव वाला भी कोई एक फॉर्मूला लगा लीजिए, tan फाइव कौन क्या था, एक्सएल माइनस एक्स सी बाई
आर, ये था फॉर्मूला। एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर, अरे पीछे देखिए यही फॉर्मूला लिखे हैं, तो tan फाई क्या हो जाएगा, tan फाई ये एक घट जाएगा तो 0 बाई आर, तो tan फाई बराबर हो गया 0, तो फाई बराबर भी 0। निकाल क्या रहे थे, tan फाई, तो tan फाई 0 आ जाएगा, और क्या, tan फाई 0, tan फाई 0। भाई आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, tan फाई इक्वल टू 0। और क्या निकाले इसका भाई, निकल तो गया सब, निकल तो गया। इस सिचुएशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। ये वाला जो सिचुएशन दिख रहा है, इस सिचुएशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन, यदि एलसीआर सर्किट में कुछ ऐसा करते हैं कि किसी तरह से एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाए, तो इस सिचुएशन में रेजोनेंस देखने के लिए मिलता है। अब रेजोनेंस क्या होता है एक अलग से टॉपिक है, हम बताएंगे। रेजोनेंस कंडीशन में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि एक्सएल और एक्ससी अगर बराबर हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस में हम क्या पढ़ते हैं, तो रेजोनेंस में हमें कुछ बातें हैं, हम उसको रेजोनेंस टॉपिक में ही पढ़ेंगे। तो फिलहाल लेक्चर को करते हैं यहीं पे समाप्त। नोट्स बना लीजिएगा और आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया होगा तो क्लास में समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है।